नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग प्रीलिम्स स्पेशल में एक सब्जेक्ट की बात करेंगे और आज का हमारा सब्जेक्ट होगा हिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पूरे सिलेबस पे चर्चा हुआ था और उस सिलेबस के चर्चा के दौरान में हमने पाया कि जो प्रीलिम्स के लिए सबसे मेजर फैक्टर हैं वो 2-3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है प्लस साइंस है, दूसरा करंट अफेयर है। तो आज हम लोग हिस्ट्री के उन सारे डायमेंशन पे बात करेंगे कि कौन कौन से पोर्शन को हम अच्छे से करें कि हिस्ट्री से हमारा मोर और लेस 35 क्वेश्चन आ सकता है और 35 क्वेश्चन हम अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। तो हिस्ट्री के हर डायमेंशन को हम आज अच्छे से देखेंगे और ये लेक्चर पूरे हिस्ट्री पे ही बेस्ड होगा, जिसमें एंशिएंट होगा, मिडाइवल होगा, मॉडर्न होगा और बिहार स्पेशल भी होगा। तो चलिए हम देखते हैं उसमें कि कौन कौन सी टॉपिक है जिसको हम अच्छे से करें तो हम हिस्ट्री में 35 क्वेश्चन ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये देखिए, हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि आप जिस चैनल से जुड़े हुए हैं उस चैनल पे हम लोगों ने परसों एक वीडियो आया था आरआरबी प्रोटेस्ट के बारे में, जो बहुत अच्छा वीडियो है, इकोनॉमिक बिहाइंड आरआरबी प्रोटेस्ट। ऐसा वीडियो आप यूट्यूब के किसी और चैनल पे नहीं देख सकते हैं। हमने भी बहुत सर्च किया लेकिन इस टाइप का इकोनॉमिक बिहाइंड वाला टॉपिक जो था नहीं देखा। हर जगह दिख रहा था कि एनटीपीसी का विरोध हो रहा है, लेट हो रहा है एग्ज़ाम में, लेकिन कारण क्या है उसका, इस टाइप का आर्टिकल हमको यूट्यूब पे नहीं दिखा। तो इतना अच्छा आर्टिकल लगा है कि देखिए, उदित मिश्रा जी हैं जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखते हैं। आप एक्सप्लेन पेज पे आप इनका देख सकते हैं आर्टिकल। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से टैग किया और ये वीडियो बड़ा, मतलब ये ट्वीट इनका बड़ा वायरल भी हो गया, मतलब ये वीडियो वायरल हो गया कह सकते हैं। तो आपके लिए भी गर्व की बात है कि आप जिस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है कि इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल लिखता है वो भी इसकी सराहना करता है। तो आपके लिए भी गौरव की बात है और हम लोग के लिए भी इससे एक जुनून मिलता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और हम हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। पहली बात कि हिस्ट्री को हम 4 पार्ट में बांटते हैं। जो हिस्ट्री है बिहार में जो पूछा जाता है उसका मेजर 4 पार्ट है। एक होता है एंशिएंट, एक मिडाइवल हो गया, एक मॉडर्न हो गया और एक आप कह सकते हैं बिहार स्पेशल। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कहा था आपको कि 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके दिमाग में प्रश्न आया होगा कि जब कल मैंने दिखाया था इसको तो यहाँ पे तो 66 में 25 क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 30 है, हमने 35 कहा। कैसे कहा, अब बताते हैं कैसे। आप ये जो देख रहे हैं ना 25, ये सिर्फ वही है जिसमें नेशनल हिस्ट्री कवर हो रहा है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक, मतलब एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न कवर हो रहा है 25 में। अगर हम बिहार विशेष की बात करें, यहाँ बिहार विशेष भी पूछ रहा है 25 क्वेश्चन। इसमें से मोर और लेस 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के होते हैं जो कहीं ना कहीं एंशियंट में लैग कर आपको मिलेंगे, मिडाइवल में मिलेंगे और मॉडर्न में मिलेंगे। तो अगर इस 10 क्वेश्चन को भी अगर हम हिस्ट्री में डाल रहे हैं तो 35 हो जाता है कि नहीं। तो इस लिहाज से हमें बोले हैं कि आपका हिस्ट्री का टोटल 35 क्वेश्चन आता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे मेरा मेजर पोर्शन है मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है। 66 में 17 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, मेडाइवल से 4 पूछा गया है और एंशिएंट से 4 पूछा गया है। ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले एंशिएंट को देखते हैं कि एंशिएंट में कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि इस बार कम पूछा गया है, इसके पहले देखिएगा तो मेडाइवल से और एंशिएंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है।
तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सारे टॉपिक को करेंगे क्योंकि ये हमारा हिस्ट्री ओरिएंटेड ही क्लास है। हम हिस्ट्री के सारे टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारा सोर्स क्या होगा, हम जो पढ़ेंगे उसके लिए हमारा सोर्स क्या होगा। तो सोर्स में हम, आप कहीं भी पढ़े होंगे, कोचिंग में पढ़े होंगे, खुद से पढ़े होंगे, कुछ भी होगा, आपका तो नोट्स होगा। एक सबसे प्रायोरिटी पे अपने नोट्स को रखिए, क्योंकि आपका नोट्स ही ऐसा चीज़ है जो आप एग्ज़ाम के 1 वीक पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले या 1 महीना पहले आप इसको पलटते हैं। आप उस टाइम कोई बुक लेकर नहीं बैठते हैं। कोई भी कितना भी अच्छा बुक हो, आप एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले नहीं पढ़ते हैं। पढ़े भी हैं फिर भी नहीं पढ़ते हैं, आपका नोट्स ही काम आता है। तो नोट्स को सबसे आप प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे 2 बुक मैंने लगाया है, एक है घटना चक्र, एक है लूसेंट। कुछ लोग लूसेंट से पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग घटना चक्र से पढ़ते हैं। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि बीपीएससी अगर आपको देना है, आप घटना चक्र पे जाइए, आपके लिए ये बुक बेटर है। अगर आप पहले से लूसेंट पढ़ते आ रहे हैं, घटना चक्र नहीं पढ़े हैं, तो अब आपके पास टाइम है नहीं कि आप इस पर, अब बुक चेंज करने का टाइम नहीं है, क्योंकि 2 महीने का वक्त है और 2 महीना में जो मेन फोकस एरिया है वहाँ पे पढ़ना है। तो अब बुक बदलना कोई बेहतर रणनीति नहीं होगी। तो जो हो गया वो हो गया। अगर लूसेंट पढ़ते आ रहे हैं तो आप लूसेंट से ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है इस बार। लेकिन अगर आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो आप सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बुक सबसे बढ़िया है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, मैं बता रहा हूँ। बिहार में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। अगर यूपीएससी को छोड़ दें, आप इसको तो छोड़ दें, उसके बाद आते हैं बीपीएससी है, बिहार एसआई है, रेलवे का एग्ज़ाम होता है, और रेलवे का ही आता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, बैंक का एग्ज़ाम होता है, एसएससी का एग्ज़ाम होता है। ये जितने एग्ज़ाम वाले हैं ना, ये सारे लूसेंट पढ़ते हैं, और इन सारे एग्ज़ाम में मेंस नहीं है, या है भी तो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मतलब इनको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं लिखना है, ना ही इंटरव्यू देना है। एकमात्र आपका बीपीएससी एग्ज़ाम है जिसमें आपको मेंस लिखना है, सब्जेक्टिव भी लिखना है, इंटरव्यू भी देना है। अब बिहार एसआई में भी मेंस है, 2 एग्ज़ाम होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव है, ये नाम का मेंस है। आप देखिएगा प्रीलिम्स का और मेंस का, इसका दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है, नेचर एक ही है, सब कुछ सेम है। तो मेंस का मतलब नहीं है, नाम का 2 एग्ज़ाम है। ओरिजिनल जो मेंस है बीपीएससी देता है, मेंस रहता है, लॉन्ग आंसर राइटिंग करवाता है और बेहतर आंसर राइटिंग की डिमांड करता है, साथ में आपको इंटरव्यू लेता है। और सब्जेक्टिव है यहाँ मेंस, मतलब लॉन्ग आंसर राइटिंग है तो सब्जेक्टिव हो गया, और इंटरव्यू है। और इन दोनों में आपको कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। आप लूसेंट पढ़ के, कोई कितना भी बार लूसेंट पढ़ा हो, अगर उसे कह दीजिए कि एक हड़प्पा पे समझा दे कि पतन का कारण क्या था, उत्पत्ति का कारण क्या था, नगर विन्यास की सिस्टम क्या थी वहाँ पे, समाज की व्यवस्था वहाँ पे क्या थी, वो नहीं बता सकता है, क्योंकि वो तो फैक्ट पढ़ा हुआ है। तो अगर आप लूसेंट पढ़ के अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर भी जाते हैं, जो अभी के टाइम में इम्पॉसिबल है, अभी इम्पॉसिबल क्यों है मैं कितना क्वेश्चन आते हैं भी बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स गलती से क्वालिफाई कर भी जाते हैं तो मेंस में और इंटरव्यू में आपका चांस एकदम नगण्य रह जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। तो फिर ऐसे तैयारी करने का मतलब क्या है। लेकिन अगर आप कहीं कोचिंग किए हैं, उसके बाद घटना चक्र पढ़ते हैं, तो घटना चक्र की खासियत है कि पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर रहता है, तो आपका प्रीवियस ईयर वहाँ पे कंप्लीट होता है। उसमें एक 4 ऑप्शन होते हैं, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट का टेक्निक वहाँ सीखते हैं। उसके बाद इसकी व्याख्या होती है, तो आप एक क्वेश्चन के साथ 2-3 और एक्सप्लेनेशन के साथ और क्वेश्चन, और वहाँ पे एक आपका अंडरस्टैंडिंग बनता है,
जो कि एक अच्छी चीज़ है। इससे आप मेंस में, हालांकि देखिए मेंस के लिए घटना चक्र नहीं है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छी बुक है। हमें नहीं कहना है कि इससे आप मेंस निकाल लीजिएगा, मेंस के लिए आपको बिपिन चंद्रा वगैरह बुक पे जाना पड़ेगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फैक्ट से आप एक ही क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर आप लूसेंट वहाँ पे जवाब दे देता है। और देखिएगा कि 66 एग्ज़ाम में 20 से कम क्वेश्चन थे जो लूसेंट से पूछे थे। अब नेचर बदल रहा है। अब कोई कहे कि घटना चक्र बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी किताब है घटना चक्र, हम इसे यूपीएससी निकाल लेंगे। भाई यूपीएससी लेवल का ये नहीं है, हाँ, लेकिन स्टेट लेवल का ये है, इतना जानिए। अगर आपका एग्ज़ाम का नेचर बदल रहा है तो आपका सोर्स भी बदलना चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका भी बदलना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल भी रोज़ बदल रहा है। तो उसी हिसाब से अपने आप को बदलना चाहिए। अब जैसे 2016 में यूपीएससी था, अभी वैसा यूपीएससी नहीं रह गया है, तो बीपीएससी भी नहीं रह गया है, कोई भी एग्ज़ाम वैसा नहीं रह गया। तो हम तरीका भी बदलेंगे और बुक भी बदलेंगे। तो कहने का मतलब है कि बीपीएससी के लिए कोशिश करिए कि आप घटना चक्र पढ़ें, ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अभी तो सोर्स में आपका नोट्स हो गया और साथ में एक बुक हो गया। और उसके बाद एक और सबसे ज़रूरी सोर्स है, आप इस चैनल पे हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ा है, 11-12 लेक्चर है, आप उसको देखिए। और देखिए नहीं, पहले आप चेक करिए उसको। मैं बता रहा हूँ कैसे। कोई एक टॉपिक, कोई एक लेक्चर उठाइए, ठीक है, उसको आप पढ़िए। आधे घंटे का लेक्चर होगा, 25 से 35 मिनट के बीच का ही लेक्चर है। उस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर आपसे 80% क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर आप मत पढ़िए अगला लेक्चर। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक लेक्चर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो उस टॉपिक से आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेक्चर इस हिसाब से बनाया गया है कि पूरा सिलेबस कवर हो, प्लस जो पूछने का पैटर्न है बीपीएससी का, वो पैटर्न फॉलो हो। ठीक है, तो कोई भी लेक्चर आप उठाइए और उस टॉपिक के रिगार्डिंग आप क्वेश्चन बनाइए, आपके हाथ में लगभग 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, रही बात 20% की, तो वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका कंसेप्ट पहले से अच्छा होगा, अगर अच्छे से समझे होंगे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 20% को एरर मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आइडियल फेज कुछ होता नहीं है। 80% क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो आप 3 चीज़ को फॉलो करिए। पहला आपका होगा नोट्स, दूसरा होगा एक बुक जो घटना चक्र है, अगर आप लूसेंट पढ़ते हो तो भी बेटर हो, और तीसरा आप हिस्ट्री का लेक्चर रखिए। बाकी आपको कहीं और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री का पहले देख लेते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो टॉपिक में आता है हड़प्पा। देखिए, हड़प्पा से पहले आप पढ़िएगा, आएगा स्टोन एज। स्टोन एज में मेसोलिथिक, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक वगैरह पढ़ना है आपको, लेकिन इसमें नियोलिथिक पे आपको फोकस करना है, नवपाषाण काल पे, क्योंकि यहाँ से खेती और पशुपालन की शुरुआत होती है। ठीक है, ये शब्द कौन दिया था? जॉन लुबाक देते हैं। जॉन लुबाक इस शब्द को पहली बार नामकरण करते हैं, तो ये भी कई बार आ जाता है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप थोड़ा सा स्टोन एज देख लीजिए। अब आगे बढ़िए, उसके बाद आप हड़प्पा को देखते हैं। देखिए, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है, और जहाँ पे पूरा पढ़ना है तो मैं वहाँ पे बता दूंगा कि आप वहाँ पे किंतु परंतु नहीं पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पे स्कोप है मैं बता दूंगा इस पार्ट को पढ़िए, इस पार्ट को छोड़ सकते हैं। अब हड़प्पा में सबसे पहले है कि
इसका टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड बहुत जगह बहुत चीज़ लिखा रहता है, लेकिन यूपीएससी बीपीएससी से सवाल पूछा भी है। इसका टाइम पीरियड है 2400 से 1700। अब कहीं कहीं 1750 भी मिलता है, तो उतना मान के चलिएगा, लेकिन ये टाइम पीरियड इसका ऑथेंटिक है। इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे शहर हैं, तो कौन शहर किस नदी पे बने हैं ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है। जैसे हड़प्पा शहर है, हड़प्पा है, रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे है। सिंधु सॉरी ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो शहर है। ये किस नदी पे है, तो सिंधु नदी के तट पे है। ऐसा 3-4 आप याद रखिए, जैसे लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, किस नदी के तट पे सब बसा हुआ है। और इसको खोजा किसने है, खोजकर्ता का भी नाम आता है। तो हड़प्पा के खोजकर्ता आप याद रखिएगा, दयाराम साहनी है। वहीं मोहनजोदड़ो के हैं राखलदास बनर्जी। ठीक है, अब हड़प्पा का तो ये परिचय हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इस समय समाज कैसा था। क्योंकि देखिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उस समय का समाज क्या था, क्योंकि समाज से ही सारा बात पता चलता है कि उसमें लोग कैसे थे, अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा था, नगर विन्यास कैसा था। तो ये सारी चीज़ें हम समाज में देखेंगे। तो हम देखेंगे समाज में कि परिवार का सिस्टम क्या था वहाँ पे। देखिए आप पढ़िएगा तो इन सारी चीज़ों पर वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। व्यापार कैसा था वहाँ पे, व्यापार में आप आयात निर्यात, कहाँ पे क्या आयात होता था, क्या निर्यात होता था। ठीक है, और समाज में क्या क्या ऐसा प्रचलन था जो अभी है और उस समय भी है, या अभी या उस समय में अंतर है। जैसे पर्दा प्रथा उस समय भी थी, वेश्यावृत्ति, ये सब समाज में था। हड़प्पा काल में देखते हैं तो ये सब था वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ये सब आप सोसाइटी में ये सब पढ़िएगा, मतलब हड़प्पा के समाज में ये सब आप पढ़िएगा तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा बीपीएससी में एक ऑप्शन ई है, और ऑप्शन ई को छांटने के लिए ना ये सब फैक्ट आपको पता होंगे ना, तो वहाँ पे एलिमिनेशन अच्छा हो जाएगा, इसलिए सब पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। फिर से यहाँ पे नगर विन्यास क्या था, मतलब नगर की बनावट कैसी थी। जैसे अभी हम लोग का घर है कि दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं, खिड़की के गेट है अंदर की तरफ खुलते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन मिलता है आपको एक लोथल में, जहाँ पे दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे। अभी हम लोग के घर में दरवाजे अंदर की तरफ खुलते थे, हड़प्पा में भी यही था, लेकिन लोथल एक एक्सेप्शन मिलता है आपको जहाँ पे दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, एक क्वेश्चन में पूछा गया है, कई स्टेट सर्विस में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। वहाँ पे फसल कैसा होता था, प्रथम फसल होता था गेहूं, दूसरा जौ। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए मैं एक एक टॉपिक जो लिख रहा हूँ ना, एक एक शब्द में, ये सब एक एक क्वेश्चन का फॉर्म है। ये भी पूछा गया आपको एग्जाम में कि पहला फसल हड़प्पा का कौन था, तो गेहूं था, और दूसरा फसल जौ था। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद वहाँ पे लोग थे, लोगों का समाज था, उनका जनजीवन था, तो फिर लोग मरते भी होंगे। तो लोग मरते थे तो वहाँ पे दफनाने की भी प्रक्रिया थी, जलाने की भी प्रक्रिया थी। तो आप याद रखिएगा हड़प्पा जो था वहाँ पे दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो जो था यहाँ के लोगों को
जलाया जाता था। अब देखिए आप इसको भूल सकते हैं, क्योंकि ये फैक्ट है, कोई भूल जाएगा। तो आप कुछ मैं बता देता हूँ, आप याद रखिएगा। मोहन है, मोहन नाम कैसा है? रिलीजियसली देखे तो हिंदू है। हिंदुओं के मरने के बाद क्या होता है? जलाया जाता है। बस एक आप निकाल लीजिएगा तो दूसरा तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो मोहन नाम रिलीजियसली हिंदू है तो जलाया जाता था, बाकी दूसरा तो दफनाया जाता। कुछ इस तरह से ट्रिक बना के अपना आप निकाल सकते हैं। इसमें कुछ टर्म भी आते हैं, जैसे टेराकोटा। कई बार पूछा गया है कि टेराकोटा क्या है, जो शब्द यूज हुआ है टेराकोटा क्या है। तो आग में जो ईंटों को पकाया जाता था, मिट्टी के ईंट होते थे, ईंट को पकाया जाता था, उससे घर वगैरह बनता था, जो भी होता। तो उस टाइप के जो ईंट मिले हैं उस समय के, उन्हें हम कहते हैं टेराकोटा। अब लास्ट में इसमें देख लीजिएगा हड़प्पा के पतन के कारण। पतन के कारण क्या है? तो देखिए पतन के कारण में ये है मेंस का टॉपिक पूरा, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रीलिम्स में नहीं आएगा। आप एक नज़र देख लीजिएगा। सबसे सर्वमान्य तथ्य है कि कहा जाता है कि पतन के कारण था बाढ़। इस थ्योरी को दिए हैं मार्शल, जॉन मार्शल ने इस थ्योरी को दिया कि बाढ़ के कारण पतन हुआ। कुछ लोग कहता है कि पारिस्थितिकी कारण था, इकोलॉजिकल कंडीशन, जैसे क्लाइमेट चेंज। इसको कहते हैं फेयर सर्विस। फेयर सर्विस ने इस थॉट को दिया, थ्योरी को दिया कि क्लाइमेट चेंज हो गया और वहाँ पे हड़प्पा का पतन हो गया। ठीक है। अब चलिए हड़प्पा में ये मतलब कहने का सेंस है कि ये टॉपिक जो आप पढ़िएगा तो इन टॉपिक पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब हम अगला टॉपिक हमारा होगा, हम हिस्ट्री का सारे टॉपिक को देख लेंगे। अगला टॉपिक होगा वैदिक काल। वैदिक काल। अब वैदिक काल को हम दो भागों में बांटेंगे, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो एक तो सबसे पहले टाइम पीरियड इसमें भी जरूरी है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। यहाँ पे 1000 से हो जाएगा 600। ठीक है। अब देखिए दोनों में हमें कुछ चीज़ें देखना है। यहाँ पे हम परिचय देखेंगे कि पहले तो आर्य थे कौन। आर्य ऋग्वैदिक में पहले आर्य आते हैं, तो आर्य थे कौन, इनका निवास कहाँ था, इनका निवास कहाँ था। इसमें आप देखिएगा तो मैक्स मुलर की थ्योरी है। मैक्स मुलर की थ्योरी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि मध्य एशिया के थे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आप इसको याद रखिएगा। एक और थ्योरी है इसमें, दयानंद सरस्वती। ये कहते हैं कि तिब्बत से आए थे, और इन दोनों के नाम पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। एक और मैं बता देता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जर्मनी से आए थे। ये पेंका एक हिस्टोरियन थे, वो कहते हैं कि नहीं, आर्य जो थे वो जर्मनी से आए थे, तो ये विदेशी थे, तो अपने विदेशी मत देते हैं। लेकिन मैक्स मुलर और दयानंद सरस्वती दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। आप इन दोनों को जब ऋग्वैदिक काल में परिचय इनका पढ़िएगा आर्य का, तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल में हमको पढ़ना है ऋग्वेद के बारे में पढ़ना है। अब ऋग्वेद में आप देखिएगा तो ऋग्वेद क्या है, देवता की स्तुति की गई है। इसमें कितने मंत्र हैं, इस सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं उसी को आपके सामने फिर से दोहरा रहा हूं कि आप इन टॉपिक पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। 10 से 28 मंत्र हैं। इसको टोटल 10 मंडल में बांटा गया है। मतलब बुक का हम लोग का चैप्टर होता है, तो वहाँ पे इसको मंडल कहा गया है।
ठीक है। अब किस मंडल में क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला मंडल है जुआ, कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। दूसरा है कृषि, ठीक है। तीसरा है गायत्री मंत्र, सबसे इंपॉर्टेंट है नौवां, नाइन्थ सोम रस की चर्चा की गई है। सोम रस मतलब अभी के टाइम में आप अल्कोहल ड्रिंक कह सकते हैं, शराब जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे वो लोग अपने बनाते थे देसी स्टाइल में, सोम रस की चर्चा वहाँ पे है। और इसी में कहा गया है, जो आप इसकी समाज पढ़ेंगे ऋग्वैदिक पीरियड में समाज है, तो वहाँ पे चलिए समाज को मैं आगे में बता दूंगा, इस टॉपिक को 9th में मैं वहाँ पे रिलेट कर लूँगा आपको। और 10वां मंडल में आपको बताया गया है सरस्वती वंदना। आप बीपीएससी में देखिएगा कि गायत्री मंत्र पे और सरस्वती वंदना पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है ना। तो आप इस जो 3-4 इंपॉर्टेंट है इसको आप विशेष ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुछ नदी के बारे में हमको पढ़ना है। अभी का जो नदी है उस टाइम के नदी में कुछ नाम में अंतर है। जैसे अभी हम जिस झेलम नदी का जिक्र करते हैं उस टाइम वितस्ता नदी कहा जाता था। रावी नदी जो अभी है उस समय उरुषणी नदी कहा जाता था इसको। ब्यास नदी जो हम अभी इसका नाम वर्तमान नाम ब्यास है उसमें विपाशा कहा जाता था, ठीक है। सतलज आपको मिलेगा, इसको शतुद्री कहा जाता था। और एक नदी है सरस्वती जो अभी लुप्त हो गई है। ये जल्दी किताब में इसका नाम बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसका नाम आप याद रखिएगा, इसका नाम है नंदी तरना। तो ये वर्तमान नाम है और ये ऋग्वैदिक टाइम के नाम है। और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि झेलम का नाम क्या था, वो मैचिंग में दे देता है और आपको मैचिंग में करना होता। तो इसको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में आप इसको याद कर लीजिएगा, आपको एकदम ज़रूरी इसको याद करना, ठीक है। देखिए मैं जो इम्पोर्टेंट सवाल है वही बता रहा हूँ आपको कि इन टॉपिक पे फोकस करके आप अपने स्कोर को बेटर कर सकते हैं। अब देखते हैं समाज कैसा था उस समय। समाज जो था कबीलाई था। कुछ कबीला होते थे, उन्हीं में से एक राजा नहीं होता था, उसमें कबीले होते थे, उन्हीं में से एक हेड चुना जाता था। समाज में गुलाम के साक्ष्य मिले हैं, गुलाम के साक्ष्य मिले हैं, उसमें गुलाम होते थे। और सबसे यूनिक चीज़ है उस समय आप देखिएगा महिलाओं की स्थिति सबसे बेहतरीन रही है। सबसे बेहतरीन स्थिति महिलाओं की अगर कहीं पूछा जाए तो ऋग्वैदिक काल में रही है। आप देखिए हिस्ट्री पढ़ने के भी फ़ायदा होता है कि कहीं आपको ऐसे लिखना है, महिलाओं के बारे में लिखना है, तो आप यहाँ से उठा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति समग्र इतिहास काल में देखा जाए तो सबसे अच्छी अगर कहीं रही है तो ऋग्वैदिक काल में रही है। तो आप यहाँ से कुछ टॉपिक उठा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 10 राजाओं का एक युद्ध का जिक्र आपको मिलेगा। 10 राजाओं के युद्ध का जिक्र मिलेगा। आप बुक पढ़ेंगे तो ये सब मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे जो लड़ा गया था आपको रावी नदी पे, ये भी पूछा जाता है कि किस नदी पे लड़ा गया था, तो रावी नदी आप याद रखिएगा। इस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी। और हाँ, समाज में मैं बता रहा था कि समाज कैसा था उस समय। तो उस समय समाज देखिए बटा नहीं है अभी, मतलब एक जिक्र आता है कि मेरे पिता वैद्य हैं, मैं कवि हूँ, मेरी माता अनाज पीसती है। कहने का सेंस है कि बहुत सारे काम
अलग अलग भिन्न प्रकार के काम करने वाले लोग एक ही परिवार में रहते हैं, समाज का भी विभाजन नहीं हुआ है, समाज बहुत यूनिक मिलता है वहाँ पे। और इसी समाज का मैं जिक्र यहाँ पे आपको बताना चाह रहा था। इसकी चर्चा हुई है 9 से नवम मंडल में इसको, कि मेरे पिता वैद्य हैं, मतलब समाज के बारे में यहाँ पे आप जिक्र किया गया है। ठीक है, तो 9वां मंडल में इसका जिक्र किया गया है। अब यहाँ पे अर्थव्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी ये भी देख लीजिएगा। सभा और समिति दोनों में क्या अंतर थी। सभा, राज्यसभा, अभी के टाइम में देखें तो राज्यसभा हो गया, तो आप इन सभा समिति एक विधाता भी था, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इस पे सभा समिति पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब उत्तर वैदिक काल हम देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में हम चल रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे आप अगर वहाँ पे वहाँ पे ऋग्वेद देखे थे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे आप 3 वेद को देखते हैं। ठीक है, अब जितने समाज में आप कुरीतियाँ देखेंगे इसी टाइम में आता है। समाज का विभाजन हो गया, लड़कियों का, अब समाज के विभिन्न भाग में हम देखेंगे लड़कियों के कम उम्र में विवाह इसी समय स्टार्ट होता है। तो जहाँ पे हम बोले थे कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी पूरे इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी थी, तो उसका जो शुरुआत होता है कमज़ोर होने का, स्त्रियों की स्थिति का कमज़ोर होने की जो शुरुआत होती है यहीं से होती है। कम उम्र में विवाह होने लगा, और जो लड़की पैदा होती थी किसी को तो उसी समय एक शुरुआत हुआ इसका कहना कि पुत्री को दुख का कारण बताया गया। कारण बताया गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रंथ में, इसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। ठीक है, इसी समय आप देखते हैं गोत्र की स्थापना होती है। जो जाति में विभिन्न गोत्र होते हैं तो उसकी स्थापना इसी समय होती है। फिर आप देखते हैं 4 आश्रम जो हैं, 4 आश्रम जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन 4 आश्रम हैं। यहाँ पे 3 की शुरुआत हो जाती है, और जो संन्यास है ये बुद्ध के टाइम में शुरू होती है। ये बुद्ध के टाइम में, अभी जो 4 आश्रम है अगर लेटर वैदिक पीरियड में देखिए तो 3 ही रहता है, इसकी शुरुआत हो जाती है। और जब बुद्ध पीरियड में हम आएंगे तो वहाँ पे संन्यास भी शुरू हो जाता है, मतलब 4 आश्रम शुरू हो जाता है। तो समाज में जहाँ पे आप ऋग वैदिक काल में देखे थे कि समाज बहुत अच्छा था, स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, कोई भेदभाव नहीं था। यहाँ पे कम उम्र में विवाह होने लगा, पुत्री को दुख का कारण बताया गया, जाति व्यवस्था बढ़ने लगी, गोत्र व्यवस्था बढ़ने लगी, आश्रम व्यवस्था बढ़ने लगी। लेकिन समाज का एकदम जो विघटन है, मतलब कह सकते हैं कि समाज बदलना यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब इन दोनों में आप मेंस की जब तैयारी करिएगा तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में
समाज में कैसे विभिन्नता आती है, कैसे परिवर्तन आता है, इस पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन प्रीलिम्स में आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर एक एक लाइन क्वेश्चन में कहीं आ जाए तो आप एलिमिनेट कर पाए। जो भी अच्छाई है ऋग्वैदिक काल में है, बुराई शुरू होती है वहाँ पे ऋग्वैदिक काल शुरू होता है। आप मोरलेस ये ध्यान रखिएगा और एलिमिनेशन वहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके आगे जो अर्थव्यवस्था थी, जो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था वहाँ पे कैसी है, प्राथमिक है। मतलब लोगों का जो प्राथमिक पेशा था वो था गाय को पालना, और सेकेंडरी था कृषि। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ये पलट जाता है, ये हो जाता है फर्स्ट, ये हो जाता है सेकंड। ठीक है, देखिए ऋग्वैदिक काल में ए 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1 नंबर पे हो जाता है, ये 2 नंबर पे हो जाता है, क्योंकि अब अस्थाई जनजीवन शुरू हो गया। अब और जब अस्थाई जनजीवन शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि लोग कृषि करेगा, फिर व्यापार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आते हैं महाजनपद काल। महाजनपद, इसमें आपको कुछ राज्य राजधानी बहुत पूछा जाता है। तो सारे तो आप याद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, सारे तो याद होना मुश्किल है, लेकिन 8-9 जो हैं, कोसल, मगध, अंग, अवंती, ये सब मत्स्य, इसकी जो राजधानी है आप इनको 8-9 आप याद रखिए। तो होता क्या है, सबसे बढ़िया एक प्रीवियस ईयर उठाइए और 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, वहाँ से आपको 8-9 राजधानी मिल जाएंगे और आप उनको याद कर लीजिए। उसी में से आप 8-9 याद रहेगा तो फिर एलिमिनेशन नहीं आता है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर पूरा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन हमेशा, एक क्वेश्चन तो हमेशा आते हैं, तो महाजनपद को मत छोड़िए। आगे चलते हैं मौर्य काल। मौर्य काल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें खास करके अशोक, मतलब मौर्य काल में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपका समझिए ये बिहार हिस्ट्री में कवर होगा, साथ ही साथ नेशनल हिस्ट्री में कवर होगा। तो आप मौर्य काल में, हम कहेंगे आप पूरा पढ़िए इसमें, और कुछ भी नहीं पढ़ना, और अशोक को खास तौर पे पूरे अच्छे से पढ़िए। और इसमें कुछ शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख हैं। जैसे 11वां शिलालेख क्या कहता है, 11वां शिलालेख कहता है धम्म की बात करता है। 13वां शिलालेख कहता है कलिंग विजय की बात करता है। ठीक है, तो ये सब आप एकदम याद रखिए। यहीं पे आप पढ़िएगा, कलिंग में एक खारवेल वंश है, इसको यहीं पे पढ़ लीजिए। खारवेल वंश, मतलब खारवेल तो राजा है यहाँ का, वंश का नाम है चेदी। चेदी वंश है, इसका राजा है खारवेल। चेदी वंश का राजा कौन था, मतलब एक बार खारवेल पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो नहर वगैरह बनवाया था। तो थोड़ा सा एक छोटा सा एकदम टॉपिक है, आप वहीं पे चेदी वंश को पढ़ लीजिए वहीं पे। लेकिन ये जो मौर्य काल है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, और खास करके अशोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ पूरा पढ़ना है, उसमें आपको एकदम नहीं छोड़ना है। जहाँ पे स्कोप है वहाँ पे मैं बताते चल रहा हूँ आपको, आप ये पढ़िए, इस चीज़ पर फोकस करिए। मौर्य काल में पूरा फोकस करना है, क्योंकि बिहार और नेशनल दोनों में कवर होगा आपका। इसके बाद आपका आएगा शुंग, कण्व और सातवाहन। इनके बारे में, तीनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। कौन स्थापना करता है, बस 2-3 आपको राजा मिलेंगे,
और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वो छोटा छोटा 4-5 लाइन का आपका टॉपिक होगा, उसमें आपका निपट जाएगा। सातवाहन में आप देखेंगे ये सीसा के सिक्का पहली बार जारी करता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ऐसे कुछ 1-2 यूनिक पॉइंट हैं यहाँ पे, तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो शुंग कम्म सातवाहन यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि मौर्य का पतन हो चुका है। अशोक के बाद तो कोई वैसा राजा आया नहीं जो शासन को संभाले, तो मौर्य का हो गया है पतन। शुंग कम्म और सातवाहन जो है ये छोटे छोटे राज्य हैं अपने अपने जगह में। अब इसी टाइम पे जब अंदरूनी शासक कोई मजबूत नहीं होगा, उसी टाइम पे विदेशी आक्रमण होगा, और अभी के टाइम में विदेशी आक्रमण होता है। तो विदेशी आक्रमण आप इसके बाद मिलेगा आपको पढ़ने को, और इसका क्रोनोलॉजी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कौन पहले आते हैं कौन बाद में आते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा हिंद यवन है, इंडो ग्रीक, इसके बाद आते हैं शक, इसके बाद आते हैं पहलव, इसके बाद आते हैं कुषाण। एक क्रोनोलॉजी आप एकदम याद रखिएगा, इस क्रोनोलॉजी पे ही क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि पहले कौन आए बाद में कौन आए, इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए, ठीक है। अब देखिए इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। इंडो ग्रीक में आपको एक मिनांडर आएगा, मिनांडर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनांडर और नागसेन का जिक्र आपको मिलेगा मिलिंद पन्हों में। आप इसको पढ़िएगा, सिर्फ हिंदी में मिनांडर को पढ़ के ख़त्म कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। वैसे ही शक में जब आइएगा तो 58 ईस्वी में पूर्व में आप देखिएगा कि विक्रम संवत की स्थापना होगी। शकों को हराने के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि एक राजा लेंगे, और वैसे विक्रमादित्य की उपाधि उसी समय से फेमस होगी, और पूरे इतिहास में देखेंगे तो 14 विक्रमादित्य की उपाधि राजाओं ने लिया है। जब भी कुछ अच्छा लोगों को लगता था तो विक्रमादित्य की उपाधि लेता था। तो वहीं विक्रम संवत की स्थापना होती है 58 में, ठीक है। तो ये शक का इंपॉर्टेंट है। गुंडो फर्निस आता है आपको, गुंडो फर्निस आता है आपको पहलव के काल में। आप गुंडो फर्निस को पढ़ लीजिएगा, सिर्फ एक, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। इम्पोर्टेंट आपके लिए कुषाण है, ठीक है। अब कुषाण में देखिएगा, इसको बढ़िया से पढ़िएगा अच्छे से। इसमें स्कोप था एक एक पढ़ के निकल जाइए, यहाँ पे स्कोप कम है, यहाँ पे पूरा पढ़ना है। यहाँ पे कुजुल्फी कैडफिसस, विम कैडफिसस, और उसके बाद कुषाण है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे कनिष्क आएगा, विम कैडफिसस और कनिष्क आएगा यहाँ पे। अब ये चीन पर आक्रमण करेगा, 2 बार आक्रमण करेगा, एक बार जीतेगा एक बार हारेगा। चीन पर जब कनिष्क का आक्रमण होगा उसमें वहाँ का राजा रहेगा पांचाऊ, और एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो आप कुषाण को एकदम बेहतर तरीके से करेंगे। कुजुल कैडफिसस स्थापना करता है, इसके बाद विम कैडफिसस आता है, और कनिष्क इसके बाद आते हैं, और कनिष्क वहाँ पे चीन पर आक्रमण करता है, वहाँ का राजा उसमें पांचाऊ रहता है। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में करना है, और ये सब हो सके तो आप छोड़ सकते हैं, टाइम ना मिले तो, लेकिन इसमें विदेशी आक्रमण आप कुषाण को कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं संगम युग। अब संगम युग में हम देखते हैं कि जो संगम क्या है इसका तो परिचय देख लीजिएगा पहले, है ना। अब संगम जो संगीति हुई थी उसमें, जैसे बुद्ध संगीति जैन संगीति आप पढ़ते हैं, वैसे ही संगम के टाइम में आप देखेंगे कि उसके भी बैठक होते हैं, 2-3 बैठक हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है? एक होता है आपको मदुरा, कपाटपुरम, ठीक है, और तीसरा भी होता है मदुरा में। बस आप इसमें याद रखिएगा कि तीनों जो संगम हुआ है कहाँ पे हुआ है, पहला मदुरा में, कपाटपुरम में, फिर मदुरा में हुआ है, ठीक है।
उसके बाद एक व्याकरण का बुक है, इसमें कुछ बुक है तोलकापियर वगैरह, ऐसा कुछ एक दो तीन बुक है। आप उसको कौन राइटर है कौन लिखे हैं आप याद रखिए, बस संगम युग में आपको 2 ही चीज करना है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे मौर्य काल, यहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेगा बौद्ध, आपको बौद्ध काल मिलेगा। बौद्ध और जैन मिलेगा। ये तीनों टॉपिक हैं आपको एकदम धर्म की तरह, धर्म का मतलब यहाँ पे ड्यूटी से आपके बिना किंतु परंतु के आपको करना ही करना है। मौर्य काल और बौद्ध और जैन तीनों आपका बिहार हिस्ट्री भी है और नेशनल हिस्ट्री भी है, यहीं से कवर होगा। बिहार हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, यही 3 टॉपिक से ज़्यादातर पूछा जाता है, और नेशनल हिस्ट्री तो है ही, बिहार का हिस्ट्री यहाँ पे नेशनल हिस्ट्री बन जाता है। तो आप तीनों को पढ़िएगा, और ख़ासकर आप बौद्ध और जैन में याद रखिएगा कि इसकी कहाँ कहाँ पे संगीतियाँ हुई हैं। जैसे बौद्ध की संगीति होती है, जैन की संगीति होती है, तो कहाँ पे हुई है, पहला कहाँ पे हुआ, दूसरा कहाँ पे हुआ, और बुद्ध से रिलेटेड जितने चीज़ हैं कि जब घर से निकलते हैं तो उसका चिन्ह क्या है, जब ज्ञान मिलता है तो उसका चिन्ह क्या है, उनके गुरु कौन रहते हैं, गुरु अलार कलाम रहते हैं, उसके अलार कलाम पे क्वेश्चन पूछा गया है, जन्म का प्रतीक क्या है, ज्ञान मिलता है तो बोधि वृक्ष उसका प्रतीक है, यही सब। तो आप इन तीनों टॉपिक को एकदम रिलीजियसली धर्म की तरह आप पूरा करना है। बाकी इन टॉपिक में आप कहीं कहीं बच सकते हैं, विदेशी आक्रमण में ये सब छोड़ सकते हैं, लेकिन कुषाण को एकदम करना है। अब हम चलते हैं गुप्त काल देख लेते हैं। संगम हो गया हमारा, अब इसके बाद गुप्त काल देख लेते हैं। गुप्त काल में आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की विजय, चंद्रगुप्त, और उसके बाद कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त के साथ यहीं पे आप नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ लीजिएगा। नालंदा बिहार स्पेशल में भी आएगा, नेशनल में भी आएगा। और इसको डिस्ट्रॉय कौन करता है? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इसको डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो आप और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आप ये भी एक चीज़ याद रखिएगा कि पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसके एडमिशन के लिए एंट्रेंस होता है। नालंदा यूनिवर्सिटी पहला यूनिवर्सिटी है जिसके लिए एंट्रेंस की स्थापना होती है, व्यवस्था होती है। मतलब इसके कुछ कला हैं, गुप्त काल में कला हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें हुए, जैसे लगध, आर्यभट्ट, वाराह मिहिर, भोज, भास्कराचार्य। इनकी 1-2 बुक हैं, आप इनके बुक को याद रखिएगा। साथ में आप यहाँ पे देख लीजिएगा गुप्त काल का समाज कैसा है, व्यापार कैसा है। हालांकि व्यापार लास्ट में मतलब कम होने लगी थी यहाँ पे, नगर का पतन होने लगा था यहाँ पे। आप इन तीनों चीज़ों को आप जब समझ लीजिएगा तब आपको पता चलेगा। एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनता है मेंस का कि गुप्त काल स्वर्णिम युग था, गोल्डन पीरियड था। हालांकि इसमें डिबेट है कि गोल्डन पीरियड था कि नहीं। तो गोल्डन पीरियड कुछ मायने में अगर कला के क्षेत्र में देखें तो बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन व्यापार और नगरों का पतन यहाँ पे हो जाता है, कम हो जाती है। तो इस आधार पे एक डिबेट है, तो इमेंस का टॉपिक है। लेकिन आप इन सब को देख लीजिएगा तो आपका बड़ा अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा जो प्रीलिम्स में भी काम आएगा, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो गुप्त आपका हो गया। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर्षवर्धन। वर्धन वंश का राजा है हर्षवर्धन, 606 में राजा बनता है। विंस्यांग इसके टाइम में आता है, और इस पे क्वेश्चन बीपीएससी कई बार बनाया है, बड़ा फेमस टॉपिक है बीपीएससी का, यहाँ पे एकदम पढ़ लीजिएगा। और हर्षवर्धन जो है एक बहुत अच्छा
राइटर भी है वो प्रियदर्शिका नागानंद और रत्नावली का रचना करता है। और इसके बारे में एक आरसी मजूमदार कहते हैं, आरसी मजूमदार का कोट बड़ा बढ़िया है। ये हर्षवर्धन के बारे में कहते हैं कि हर्षवर्धन तलवार और कलम दोनों को बहुत कुशलता से पकड़ता था, मतलब जितना बढ़िया योद्धा था उतना ही बढ़िया राइटर था। इनका कहने का सेंस है। तो अगर ऐसा कुछ कोट आए तो आरसी मजूमदार का आप जिक्र करिएगा। हालांकि इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। उसके बाद आप देखेंगे पल्लव काल आएंगे, छोटे छोटे आएंगे, पल्लव काल, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य। इन सब के बारे में कहाँ है आप इतना समझ लीजिएगा। इसकी राजधानी कहाँ है, राजधानी ही पूछा जाता है इसमें बेसिकली, और संस्थापक इसके कौन है, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट है पाल शासक। पाल शासक जो इसकी राजधानी थी मुंगेर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पाल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें एक राजा होता है गोपाल जो ओदंतपुरी की स्थापना करता है विश्वविद्यालय की, और एक होता है धर्मपाल जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। और इन दोनों पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, तो आप इन टॉपिक को अच्छे से करिएगा। तो अब मोर और लेस मिला के यहाँ पे आप हो गया, आपका एंशिएंट अब कंप्लीट हो गया। इतना आप कर लेंगे तो आपका एंशिएंट का 80% क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं मेडाइवल में। देखिए मेडाइवल में आपके पास स्कोप होता है कि आप कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं, है ना, कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं और कुछ जगह आप काम करेंगे। तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। एंशिएंट इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है कि जो बिहार का एंशिएंट है वो बिहार स्पेशल में भी काम आता है और आपको नेशनल में भी काम आता है, इसीलिए उसका टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा मेडाइवल में तराइन का युद्ध, पहला और दूसरा किसके किसके बीच हुआ, एकदम चंदावर का युद्ध। देखिए मेडाइवल में आपको युद्ध ही ज़्यादा है, तो आपको ये सब याद करना, कुछ फैक्ट है इसमें आपको याद करना पड़ेगा। फिर से अब शासन व्यवस्था यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब कौन आते हैं पहले, पहले आते हैं गुलाम। सबसे पहले स्टार्ट हुआ गुलाम वंश, जिसकी स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद इल्तुतमिश, बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके बाद आप देखिएगा रजिया, रजिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बलबन। इसमें आपको इन तीनों को खूब अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बलबन का लॉ एंड रक्त नीति है, सिजदा पाबोस शुरू करता है, नौरोज शुरू करता है, दीवाने अर्ज की स्थापना करता है जो सैन्य विभाग है। तो इन सारे टॉपिक क्वेश्चन आते ही आते हैं। रजिया तो प्रथम मुस्लिम सुल्तान है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद शुरू होता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी के संस्थापक हैं आपको जलालुद्दीन खिलजी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन इसके सबसे काबिल शासक में कहा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी हैं। और अलाउद्दीन खिलजी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण कि इसकी जो आप देखेंगे इसकी भू राजस्व नीति है, भू राजस्व नीति है, ठीक है। उसके बाद मार्केट पॉलिसी है इसकी,
घोड़ा दागने का प्रचलन यहीं से होता है। घोड़ा दागने का प्रचलन यहीं से शुरू होता है। एक दीवान ए मुस्तखराज, ये वित्त विभाग था, फाइनेंस डिपार्टमेंट था, ये चलाया था, अलाउद्दीन खिलजी चलाया था। तो इन सारे टॉपिक पे ही क्वेश्चन आते हैं और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, ठीक है। टैक्स को इसने 1/2 कर दिया था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद इसका जो बेटा होता है जरा मुबारक खिलजी होता है, जो बहुत अयोग्य शासक होता है। इसका जो भी हम लिख देते हैं, इसका एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मुबारक खिलजी जो बहुत ही अयोग्य होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जो जो व्यवस्था बनाई थी, सारा व्यवस्था को बर्बाद कर देता है। अलाउद्दीन के ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अलाउद्दीन के बनाए सिस्टम को किसने खराब किया, तो उसी का बेटा मुबारक खिलजी किया था और ये बहुत अयोग्य था। इसको मतलब इसके बारे में सवाल पूछा जाता है कि कौन ऐसा शासक था जिसको नग्न स्त्रियों के साथ और रहना अच्छा लगता था, तो उसका शौकीन था, दीवाना था। और कभी कभी ये नग्न होकर दरबार में भी आ जाता था, एक पागल शासक कहा जाता था। मतलब ये सब निगेटिव जितनी चीज़ें इसी के बारे में है। सबसे अगर मुगल काल में देखें, मतलब दिल्ली सल्तनत में देखें, सबसे अगर बेकार शासक था तो मुबारक खिलजी ही था। तो ये इसका कुछ अच्छाई है ही नहीं। अब देखिए, अब इसके बाद आते हैं तुगलक काल। तुगलक वंश, तुगलक वंश में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसकी राजधानी परिवर्तन इंपॉर्टेंट है। सांकेतिक मुद्रा चलाया, कराची अभियान और एक कृषि विभाग की स्थापना किया। ये सारे टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं। आप इन मोहम्मद बिन तुगलक को खूब अच्छे से पढ़िएगा। बहुत ही पागल शासक इसको माना जाता है और साथ ही साथ इसको बहुत विद्वान शासक भी माना जाता है, क्योंकि अपने ज़माने का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक है। इसके बाद आप FST बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि उस समय जो 24 टैक्स चलते थे उसको एक ख़त्म करके 4 टैक्स कर दिया, ठीक है। और जजिया टैक्स लगा दिया है, जजिया कर को लगा दिया, जो बंद हो चुका था पहले। अकबर ने बंद, सॉरी अकबर कहाँ से आ गया अभी, मतलब पहले ये बंद था, जजिया टैक्स को इसने लगा दिया। सिंचाई कर को इसने शुरू किया और नहर बहुत ज़्यादा बनवाता है। नहर और नगर, मतलब 5 नहर और नगर, लगभग 300 नगरों का ये इसने निर्माण कराया, ठीक है। और ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक और चीज़ आती है कि 2-3 विभाग डिपार्टमेंट इसने बनाए थे। दास के लिए बनाया था दीवाने बंदगान, डिपार्टमेंट था दास के लिए। और कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम में सबसे ज़्यादा दास पाए गए हैं। लगभग इसके दरबार में 1.5 लाख दास पाए जाते थे, ऐसा हिस्ट्री में लिखा गया। अब कहाँ तक सही है कौन जानता है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के टाइम में सबसे ज़्यादा दास थे। फिर एक दान विभाग था, इसको कहा जाता है दीवान ए खैरात। एक पेंशन विभाग था, इसको कहा जाता है दीवान ए इस्तेहाक, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आता है आपको सैयद वंश। सैयद वंश पे क्वेश्चन BPSC में बनता बहुत कम है, ना के बराबर, लेकिन आप इसमें खिज्र खां को याद रखिएगा। खिज्र खां इसकी स्थापना करता है, जो है तैमूर लंग का सेनापति है। इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आप सैयद वंश को मन करे तो छोड़ सकते हैं। अब लोधी वंश, लोधी वंश में आप देखेंगे
कि बहलोल लोदी है, संस्थापक है इसका सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिकंदर लोदी ने गज़े सिकंदरी की स्थापना किया, आगरा का स्थापना किया। और सिकंदर लोदी के बारे में बात कहा जाता है कि वो जिस बेड पे सोता था उसको हर दिन उसकी नीलामी होती थी और बेच दिया जाता था, और वो गरीबों में उसकी जो पैसा आता था उसको गरीबों में वेलफेयर के लिए खर्च होता था। इस सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता था। इसने मंदिर को बहुत ज़्यादा तोड़वाया, स्त्रियों को धार्मिक जगह पे जाने पे रोक लगवाया। तो इस तरीके का बहुत कट्टर शासक था सिकंदर लोदी। और उसके बाद आता है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी आप बाबर के साथ मिला के पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। कैसे इसके चाचा आलम खां बाबर को न्योता देते हैं। पंजाब के गवर्नर जो होते हैं दौलत खां लोदी, वो भी बाबर को न्योता देते हैं। इन दोनों ने बाबर को न्योता देकर बुलाते हैं और बाबर और इब्राहिम लोदी की लड़ाई होती है। और फिर इब्राहिम लोदी वहाँ पे मारा जाता है, रणभूमि में मारा जाता है। और आप मेडाइवर इंडिया का देखें तो पहला ऐसा शासक है जो रणभूमि में मारा जाता है, क्योंकि उसके पहले के जितने शासक हुए हैं सारे घर के अंदरूनी कलह में मारे गए हैं, लेकिन ये रणभूमि में मरने वाला पहला शासक है इब्राहिम लोदी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। अब देखते हैं हम मुगल काल। अब मुगल काल में हम देखते हैं, बीच में थोड़ा भक्ति काल आप देख लीजिएगा। भक्ति काल से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा हम भक्ति काल देख ही देते हैं, बाद में मुगल काल देखेंगे। भक्ति काल, भक्ति काल में अगर आप देखें तो तमिल क्षेत्र में इसकी शुरुआत होती है। तमिल क्षेत्र में इसकी शुरुआत होती है। इसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत इस लाने का काम करते हैं रामानंद। ठीक है, रामानंद इसको दक्षिण से उत्तर लाने का काम करते हैं। इसमें आते हैं एक अलवार और नैनार। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है अलवार क्या है नैनार क्या है। तो अलवार से आप याद रखिएगा, यहाँ पे वह है, ये विष्णु के हैं फॉलोवर, ये शिव जी के हैं फॉलोवर। ठीक है, अलवार विष्णु के हैं, नैनार शिव के हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीज़ और देख लीजिएगा, क्योंकि आप जब भक्ति कला देखिएगा तो तीन चार लोगों के बारे में हमें पढ़ना होगा, जिसमें आते हैं आपको रामानंद, कबीर, गुरु नानक और मीराबाई। इनका कहाँ जन्म हुआ, किसके समकालीन कौन थे, आप थोड़ा सा, जैसे कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो आप ये दो चार फैक्ट याद रखिएगा इन लोगों के बारे में, तीन चार लाइन का अपना फैक्ट बना लीजिएगा। कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, किस सदी में हुआ, थोड़ा सा ये भी क्रोनोलॉजी पूछ देता है, कौन पहले जन्म हुआ, कौन किन का जन्म बाद में हुआ। तो सदी वगैरह आपको याद रहेगा तो उससे ही पकड़ा जाएगा। अब मुगल काल में आ जाते हैं। मुगल काल में सबसे पहले बाबर के बारे में, बाबर और इब्राहिम लोदी तो हो ही गया। अब बाबर की लड़ाई जो है पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, इसका कौन लड़ाई किसके साथ हुआ, और क्रोनोलॉजी में ऐसे ये 1526 में हुआ, ये 27 में हुआ, ये 28 में हुआ, ये 29 में हुआ, और 30 में तो बाबर मर गया। आप एकदम पानीपत हुआ, खानवा हुआ, चंदेरी हुआ, घाघरा, एकदम क्रोनोलॉजी में कौन किसके साथ किस लड़ाई में कौन कौन था
आप याद रखिएगा। इतना तो याद रखिएगा कि सारा लड़ाई में बाबर ही जीता है। अब हारा कौन है आप देख लीजिएगा, सारी लड़ाई में आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। साथ में अब इसके बाद हुमायूं को आप देखिएगा। हुमायूं के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि शेर शाह, हुमायूं और शेर शाह दोनों को मिला के पढ़िए। इसके लिए एक बड़ा अच्छा वीडियो है चैनल पे, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। उससे सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अकबर, अकबर में आपको सारा कुछ पढ़ना है, अकबर में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। जैसे पानीपत का इसके टाइम में दूसरा लड़ाई होता है, हल्दी घाटी की लड़ाई होती है, यहाँ पे मनसबदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। अकबर की शासन व्यवस्था क्या थी, अकबर की शासन व्यवस्था क्या थी, जब्ती प्रणाली क्या थी, दीन इलाही और अकबर का कला। मतलब अकबर में आपको सब कुछ पढ़ना है, आप इसमें छोड़ नहीं सकते। आप जितना पढ़ें अकबर में कम से कम, अकबर से क्वेश्चन बहुत, अगर मेडाइवल का सबसे ज़्यादा पोर्शन कोई इंपॉर्टेंट है तो अकबर है। इसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर में देखते हैं कि चित्रकला, इसका चित्रकला से इसको बहुत प्रेम था और चित्रकला इसके टाइम में गोल्डन पीरियड में था, कहा जाता है गोल्डन पीरियड था चित्रकला का। और नेचर पेंटिंग की इसके टाइम में शुरुआत होती है। पहले चित्र बनते थे लेकिन नेचर की पेंटिंग जहांगीर के टाइम में शुरू होती है। और इसी के टाइम में पिट्राडूरा की शुरुआत जहांगीर के अंतिम पीरियड में स्टार्ट होती है, जो कि शाहजहां के टाइम में जाके गोल्डन पीरियड में पहुंच जाता है। आप देखिएगा चित्रकला का गोल्डन पीरियड जहांगीर के टाइम में है और कला का गोल्डन पीरियड शाहजहां के टाइम में है। और पिट्राडूरा के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार बीपीएससी में, तो शुरुआत होती है जहांगीर के लास्ट में, लेकिन उसका क्लाइमैक्स पे पहुंचता है वो शाहजहां के टाइम में, ठीक है। और इसी के टाइम में आप देखिएगा कैप्टन हॉकिंस आता है, कैप्टन हॉकिंस आता है और यहाँ से आप मॉडर्न की स्टार्ट करने लगते हैं। तो अभी हम मेडाइवल में चल रहे हैं। इसके बाद आप औरंगजेब, शाहजहां आएगा। शाहजहां में आप कला देख लीजिएगा, इसका मुख्यतः कला इंपॉर्टेंट है। आगरा का किला और ताजमहल वगैरह जो किले हैं, इसके टाइम में किला, शाहजहां के टाइम में ज़्यादा कुछ मतलब कला के संदर्भ में ही पढ़िएगा, बाकी प्रशासन वगैरह इसका कुछ वैसा नहीं है। उसके बाद हम औरंगजेब देख लेते हैं। औरंगजेब को बहुत कट्टर शासक के रूप में माना जाता है, जो धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व देता था। इसका मानना था कि जो हिंदुस्तान है दारुल हरम देश है, मतलब गैर मुसलमान देश है, उसको दारुल इस्लाम बनाना है, मतलब एक मुस्लिम देश बनाना है। तो इसीलिए वो कुरानों पर आधारित शासन करता था और अपना जीवन भी कुरानों पर आधारित ही जीता था। इसी के टाइम में आप देखिएगा कि कृषि नीति का विरोध हुआ था, जो अभी भी कृषि नीति का विरोध हुआ है। तो कई बार लोगों ने कहा था कि कृषि नीति का विरोध मुगलों के टाइम में हुआ, तो वो लोग लिंक बनाता था। तो जहांगीर के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में भी आप देखिएगा कृषि नीति का विरोध हुआ है और उस समय जाट विरोध किए थे उसका, अभी भी जाट ही विरोध किए हैं, आप इसे याद रखिएगा। सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के टाइम में थे, लगभग 1/3। और ये गुरु तेग बहादुर एक बहुत धार्मिक व्यक्ति थे, मतलब सिख संप्रदाय के गुरु थे। उनको 9वें गुरु थे जो सिख समुदाय के, उनको इन्होंने, औरंगजेब ने फांसी पर लटकवा दिया था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। और ये जजिया कर तो ख़त्म कर दिया था अकबर ने, औरंगजेब जजिया कर को फिर से स्टार्ट कर देता है। औरंगजेब वीणा बहुत अच्छा बजाता था, लेकिन
कला को वो पसंद नहीं करता था, दरबार में, स्पेशली दरबार में कला को पसंद नहीं करता था। बाकी लोग स्वतंत्र रूप से अपना गाय बजाई, इससे उसको दिक्कत नहीं था, लेकिन दरबार में वो कला को पसंद नहीं करता था। एकदम अनुशासन प्रिय व्यक्ति था, और जो अनुशासन वो चाहता था लागू करना, वो पहले खुद पे लागू करता था। इसी के लिए इसको एक टर्म दिया गया, शाही दरवेश कहा जाता था। शाही दरवेश शब्द कहा गया, इसका मतलब होता है कि जो आप दूसरों पे लागू करना चाहते हैं पहले खुद पे लागू करें, ठीक है। और नैतिक स्तर पे बहुत मतलब हाई क्वालिटी का औरंगजेब को माना जाता है, क्योंकि इसने इस्लाम में जो चीज़ें लिखी हुई थी उसको रिलीजियसली इसने दरबार में लागू किया और खुद में भी लागू किया। इसने शराब छोड़ दिया, और जितने भी हराम चीज़ें मतलब गलत चीज़ करना है उसको औरंगजेब खुद में छोड़ दिया था। हालांकि बहुत ही कट्टर था, वो अलग बात है, तो ये मेंस का टॉपिक है, इसके बारे में डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन इसके बारे में ये सब चीज़ थोड़ा बहुत याद रखिएगा। अब मुगलों के पतन की बात आती है। इसके औरंगजेब के बाद देखिएगा तो लेटर मुगल पीरियड में कोई ढंग का शासक नहीं रहता है, तो मुगलों के पतन की बात आती है। तो मुगलों के पतन कैसे हुई? पतन के बात में अगर हम करें तो सतीश चंद्र कहते हैं, जागीरदारी संकट हो गया, ठीक है। यदुनाथ सरकार ये कहते हैं कि अयोग्य शासक आ गए, इनके कारण सत्ता पे पकड़ नहीं बन पाई और मुगलों का पतन हो गया, ठीक है। अब इसमें आप थोड़ा सा कला देख लेंगे कि दिल्ली सल्तनत में हम कला को नहीं देखे थे, लेकिन मुगल सल्तनत में कला को हम क्यों देखते हैं। अब इसमें दो तीन बातें हैं। देखिए, कला जो है इसकी तो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो अर्थव्यवस्था का अच्छा होना, पैसा होगा तब तो ताजमहल बनेगा, पैसा ही नहीं होगा तो ताजमहल कहाँ से बनेगा। दूसरा है कि सत्ता का केंद्रीकरण। अब आप देखे थे दिल्ली सल्तनत में कि कोई राजा अस्थाई नहीं है, कौन कब अटैक कर देगा, कौन किसको मार देगा, वही अस्थाई था ही नहीं वहाँ पे। तो जब राजा का खुद का पावर एस्टेब्लिश नहीं होगा तो कला को प्रेम कहाँ से कर पाएगा, कहाँ से सोचेगा हम ताजमहल बनवाएं या लाल किला बनवाओ, तो सोचेगा पहले हम अपना साम्राज्य स्थापित करें। तो ये दोनों चीज़ें आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलती है। अर्थव्यवस्था भी वहाँ कमज़ोर थी और सत्ता का तो केंद्रीकरण था ही नहीं। और इन दोनों चीज़ों का विकास आप देखते हैं कि मुगल काल में मिलता है, जो सत्ता का केंद्रीकरण भी है और अर्थव्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, शाहजहाँ तक काफ़ी अच्छी है। औरंगजेब में थोड़ा कमज़ोर होती है अर्थव्यवस्था, तो वहाँ पे आपको कला नहीं दिखेगा। और लेटर मुगल पीरियड में अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है और सत्ता का केंद्रीकरण भी खत्म हो जाता है, तो उसके बाद तो आपको एकदम नहीं दिखेगा। तो जहाँ आपको कला दिख रहा है समझिए कि वहाँ पे अर्थव्यवस्था अच्छी है और राजा का पद जो है वो बहुत मजबूत है, ठीक है। ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगी तो मेंस में लिखने में आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे मुगल काल हमारा हो जाता है। अब इसी के साथ हम एक छोटा टॉपिक है यहाँ पे विजयनगर, नहीं पहले हम मराठा देख लेते हैं। मराठा, हालांकि देखिए मराठा पे क्वेश्चन बहुत कम बनता है बीपीएससी में, लेकिन यहाँ पे शिवाजी को आप देख लीजिएगा। शिवाजी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के अष्टप्रधान और उत्तराधिकारी, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको देख सकते हैं। अगर नहीं कुछ करिएगा तो शिवाजी को तो एकदम पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद एक टॉपिक आता है विजयनगर। विजयनगर जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन है दिल्ली में, उसी समय 1336 में आप साउथ इंडिया में देखते हैं कि विजयनगर की स्थापना होती है। इसमें दो तीन राजवंश है, संगम, शुलू, तुलु, अराविडू, ठीक है। और इसको तो हरिहर बुक्का करते हैं, हरिहर होते हैं, बुक्का होते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद तुलु वंश में आप देखिएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बहुत इम्पोर्टेंट है
आप इसको एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा, इस यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है। और विजयनगर के बारे में जितने भी आपको जानकारी मिलेगी, एक बुक का नाम है मनुचरित। मनुचरित बुक में सारी जानकारी मिलेगी। इसको लिखने वाले लेखक हैं अल्लासाने पेदाना, जो कि कृष्णदेव राय के नवरत्न के एक हैं, नवरत्न में से एक। ठीक है, अब विजयनगर में आप इतना कर लीजिएगा, आपका विजयनगर कंप्लीट हो जाएगा। सूरत, आप यहाँ पे शिवाजी में दो तीन चीज़ संधि जो हुई है, शिवाजी की संधि दो चार हुई है, जैसे सूरत की संधि, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, सलबाई की संधि, सलबाई की संधि और बसीन की संधि। ये ईयर से पूछा जाता है। ये 1775 में हुआ था, ये 1776 में हुआ था, ये 1782 में हुआ था और ये 1803 में हुआ था। आप ये सब संधि याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट ईयर से पूछा जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विजयनगर हो गया, मराठा हो गया, तो अब आपका मिडाइवल इंडिया ख़त्म हो गया। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है मॉडर्न इंडिया। अब देखते हैं मॉडर्न इंडिया में क्या है। आप इसको बहुत बढ़िया से करेंगे, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन नेशनल हिस्ट्री के, और टोटल अगर हम देखें तो बिहार हिस्ट्री भी अगर हम मिला देंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। हम बहुत शॉर्ट में कर लेते हैं, वीडियो का लेंथ अब थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम शॉर्ट में कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा, पे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कंपनियों का आगमन होता है। कौन पहले आते हैं, कौन बाद आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी स्थापना पहले होती है, किसकी स्थापना बाद होती है, तो आप याद रखिएगा, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना सबसे पहले होती है। ये होता है लगभग 1498 में। उसके बाद अंग्रेजी कंपनी की स्थापना होती है, इसकी स्थापना 1600 में होती है। फिर डच की होती है 1602 में। उसके बाद डेनिश 1616 में, और फ्रांस लास्ट में आते हैं 1664 में। ठीक है, किसकी कंपनी सबसे पहले कहाँ बनती है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। आप याद रखिएगा, पुर्तगालियों की पहली कंपनी बनती है कोचीन में, अंग्रेज़ों की बनती है मसूलीपट्टनम में, और डच की बनती है मसूलीपट्टनम में। तो आप सबके कंपनियों का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ बनती है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं मुगल कंपनी। मुगल, क्योंकि जब आती है कंपनी उसमें मुगलों का लेटर मुगल पीरियड चल रहा होता है, तो वहां पे मुगल का संबंध जहांगीर के टाइम में क्या रहा, शाहजहां के टाइम में क्या रहा, और आप शाहजहां छोड़ सकते हैं, आप सिर्फ जहांगीर के टाइम में देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी क्वेश्चन यहीं से बनाता है। शाहजहां के टाइम में वो ज़्यादा हो जाएगा, आप मेंस वगैरह में वहाँ पे मदद मिलेगा आपको, लेकिन जहांगीर का ही आप ध्यान रखिए कि मुगलों का संबंध जहांगीर के साथ कैसा था। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 18वीं सदी का ये टाइम चल रहा है। उस समय आप ध्यान दीजिए तो मुगल विघटित हो गए हैं, कोई केंद्रीकृत शासन प्रणाली नहीं है, कोई एक राजा नहीं है। तो होगा क्या, छोटे छोटे राजवंश निकल रहे हैं, छोटे छोटे स्थानीय शासक निकल रहे हैं जो राजा बन रहे हैं, और दिल्ली का शासक कोई ऐसा नहीं है। जो मुगल में दिल्ली पे एक शासन था जिसकी राजधानी दिल्ली होती थी और पूरे देश में शासन होता था, इस तरह का शासन खत्म हो चुका है। अंग्रेज़ों का आगमन हो गया, कहीं पे फ्रांस आ गए हैं, कहीं पे डच आ गए हैं, कहीं पे फ्रांसीसी आ गए हैं, और कहीं पे छोटे छोटे राजा निकल रहे हैं। तो बहुत विखंडित स्थिति हो गई वहाँ पे। तो वहाँ पे आप देखिएगा कि 2-3 आक्रमण होंगे और छोटे छोटे राजवंश निकलेंगे, जैसे नादिर शाह का आक्रमण।
नादिर शाह का आक्रमण आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे 1739 में होता है। अवध की स्थापना, ये सारे 18वीं शताब्दी में सदी में हो रही है। अवध की स्थापना होती है, सआदत खां करते हैं। उसके बाद हैदराबाद, हैदराबाद की स्थापना कौन करते हैं? निजाम उल मुल्क। कर्नाटक, इसकी स्थापना कौन करते हैं? सआदत खां। मैसूर, इसकी स्थापना करते हैं हैदर अली, जिसके बेटा है टीपू सुल्तान, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पंजाब, इसकी स्थापना कौन करते हैं? रणजीत सिंह। और इस पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कई बार कि अवध की स्थापना किसने किया, हैदराबाद का किसने किया, मैसूर का किसने किया। तो आप इन सबको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसी टाइम में आप देखेंगे कर्नाटक युद्ध होता है, और कर्नाटक युद्ध 3 होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें एक संधि होगी, एक स्लैब पहले संधि होगी पहला में, दूसरा में होगा पांडिचेरी की संधि, और तीसरा में होगा पेरिस की संधि। ये भी संधि पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, आप इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अब देखते हैं, अब अंग्रेजों का धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ रहा है, छोटे छोटे राजाओं के हरा रहे हैं, और अंग्रेज और बंगाल, अंग्रेजों का बंगाल विजय अब स्टार्ट होगा। अब यहां पे हम देखेंगे आपको प्लासी की लड़ाई होगी, प्लासी की लड़ाई होगी। उसके बाद बक्सर की लड़ाई होगी, बक्सर की लड़ाई होगी, जिसमें हेक्टर मुनरो सेनापति रहेगा। और बक्सर की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे शाह आलम जो मुगल का नेतृत्व कर रहे हैं, और अवध के नवाब हैं, और बंगाल, तीनों को एक साथ अंग्रेज हराते हैं। और बक्सर की लड़ाई पहली लड़ाई है जिसमें अंग्रेजों ने छल कपट से नहीं बल्कि सीधे लड़ के जीता है, और वहाँ से इनकी विजय यात्रा वाकई में स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे अब बंगाल में देखिएगा फिर द्वैध शासन लग जाएगा 1765 से 72 तक। बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि होगी, ये भी एकदम पूछा जाता है किस टाइम में हुआ था, आप याद रखिएगा। अब बंगाल पे अंग्रेजों का विजय स्थापित हो गया है। अब विजय स्थापित हो गया तो राजनीतिक स्थिरता बनानी है। जैसे देश आज़ाद हुआ तो देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया, उसी प्रकार जब अंग्रेजों का विजय हो जाता है बंगाल पे, तो उसको एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया जाएगा। तो आप देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा। यहाँ पे राजनीतिक स्थिरता कायम की जाएगी। इसके बाद जो कुछ कमियां रह जाएगी उसको 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट लाएगा। इसमें बोर्ड ऑफ कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अलग कर दिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे अब ब्रिटिश भारत कहा जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम 1784 में बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे टाइम टाइम पे रेगुलेशन एक्ट आते रहेगा। अब 1813 का एक्ट आएगा, 1833 का एक्ट आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ लीजिएगा। चाय और व्यापार नीति की बात करता है दोनों। साथ ही राजस्व, अब टैक्स कैसे आएगा, टैक्स के लिए भी तो पॉलिसी बनानी होगी। तो आप देखिएगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगा अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। इन
तीनों को एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप याद कर लीजिएगा। ये तीनों जो टॉपिक है बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और तीनों में देखा है तो परमानेंट सेटलमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जब सब हो जाएगा तब फिर आप देखेंगे 1857 का विद्रोह होगा। विद्रोह के टाइम में आप देखेंगे विद्रोह के कुछ कारण होंगे, कारण को ध्यान से देखेंगे। टाइम आप इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखिएगा किस डेट को हुआ था स्टार्ट, डेट भी पूछा जाता है। विद्रोह का नेतृत्व कौन किया, विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पे नेतृत्व किसका था, और कहाँ पे दमन कौन किए भी पूछा जाता है। इस टाइम में 2-3 पुस्तक लिखे गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक बीडी सावरकर का पुस्तक है, कहते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये पुस्तक कई बार पूछा गया है और इसका प्रभाव क्या रहा। प्रभाव ये रहा कि 1857 का विद्रोह जब खत्म हो गया तो उसके बाद 1858 का एक्ट लाया गया, और 5800 एक्ट में कहा गया कि कैनिंग को पहली बार वायसराय बनाया गया। अब गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाने लगा। तो ये सब प्रभाव रहा। और जो ब्रिटिश था अब क्राउन के हाथ में, जो भारत था उस समय वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। महारानी का शासन 1858 से शुरू हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों पे, और 1857 के सारे टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा। इन सारे पे क्वेश्चन, विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पे किसने किया यहाँ भी आता है, पुस्तक पे क्वेश्चन आता है, और विद्रोह के कारण पे भी आता है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं, देख लेते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ पे आप देखिएगा, आप प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सब की स्थापना कब होती है, एकदम डेट के साथ पूछता है, और किसने किया, एकदम इसमें यही इंपॉर्टेंट है। और इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है, एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है इस पे। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं अब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। आपको कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना कहाँ होती है, कैसे होती है, बहुत हल्का टॉपिक है, आपको पता होगा, बहुत इजी टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन आता है कि पहले में 72 थे, तो आगे पहले जो सेशन हुआ था 1885 में, उसमें 72 शामिल हुए थे। फिर पहला मुस्लिम कौन बना, पहले अध्यक्ष कौन थे, फिर दूसरे अध्यक्ष कौन थे, फिर पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, ये सब क्वेश्चन बनता है इस पर। फिर से आप देखेंगे 1896 में कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया जाएगा। 1906 में पहली बार स्वराज की घोषणा की जाएगी। 1911 में पहली बार जन गण मन गाया जाएगा। और ये तीनों सेशन हुआ है कलकत्ता में, और इन तीनों पे क्वेश्चन बीपीएससी बना चुका है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप कांग्रेस अधिवेशन में ये भी देखिएगा, प्रथम मुस्लिम कौन है अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है, प्रथम महिला कौन है, और प्रथम भारतीय महिला कौन है। आप इन सबको, प्रथम सबसे यंग कांग्रेस अध्यक्ष कौन है, आप ये सब देखिएगा। तो वहाँ पे लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से ये सब पे क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे हिस्ट्री में उदारवाद और उग्रवाद की जो दोनों के बीच का डिबेट है,
बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। फिर 1907 का सूरत विभाजन क्यों होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद हिस्ट्री का जो भी पोर्शन आपको घटना चक्र में टॉपिक वाइज लिखा हुआ है, आप तो मतलब इसके बाद के टॉपिक को आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। 1909 का एक्ट है, फिर से दिल्ली दरबार है, कामागाटुमारा प्रकरण है, गदर आंदोलन है, गदर आंदोलन, फिर से 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन। उसके बाद आपको गांधी आ जाते हैं। 1919 का एक एक्ट भी है, इसके टाइम में रॉलेट एक्ट भी आएगा, रॉलेट एक्ट वही है। फिर गांधी का आगमन हो जाता है, गांधी का आगमन हो गया। इसके बाद से तो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि असहयोग कैसे शुरू होता है, चौरा चौरी की घटना होती है, उसके बाद साइमन कमीशन आता है, नेहरू रिपोर्ट बनता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, स्वराज्यों का अपना मूवमेंट होता है, फिर 35 का एक्ट बन जाता है। मतलब आप उसके बाद एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ सकते हैं। फिर 42 में देखेंगे तो आपका क्रिप्स मिशन आ जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट आ जाएगा, फिर 46 में कैबिनेट मिशन आएगा, संविधान सभा का गठन होगा, अंतरिम गवर्नर बनेगा और भारत का विभाजन हो जाएगा। विभाजन की क्या कारण है ये सब पढ़िएगा। लेकिन और उसके बाद संवैधानिक विकास जहाँ पे होगा, संवैधानिक विकास पढ़ के उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म कर सकते हैं। तो मोर और लेस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, देखिए मॉडर्न को गांधी के आगमन के बाद मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इसके बाद के सारे टॉपिक 1948 तक जितने टॉपिक हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें एक भी टॉपिक को छांट नहीं सकते हैं, तो आप इसको पूरे अच्छे से करिए। लेकिन आप मॉडर्न में देखेंगे तो कुछ टॉपिक और छूट गया है, जो है आप स्पेशली उनको पढ़ेंगे। जैसे शिक्षा पे कुछ टॉपिक, कुछ कमीशन बना है, हंटर कमीशन, इस पे क्वेश्चन आता है 1882। सैडलर कमीशन बना है एक, ये बना है 1917 में, ठीक है। राधा कृष्णन कमीशन बना है, राधा कृष्णन कमीशन बना है 1948-49 में। और इसी से बना है आपका यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करती है। एक बना है आपको कोठारी कमीशन, जो कि 1966 में बना है। एक और टॉपिक आपका और बच गया है, गवर्नर जनरल। इन टॉपिक को हम स्पेशली, अगर आप घटना चक्र पढ़ेंगे तो ये टॉपिक वाइज ये सब दिया हुआ है। गवर्नर जनरल में आप पढ़ेंगे द्वैध शासन कब आता है, कौन लाता है, सहायक संधि, ये वेलेजली का है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सिंध विजय कौन करता है, अवध का विलय कौन करता है, रेलवे का विकास किसके टाइम में ज़्यादा है। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वहीं हम लेके आए हैं। और कर्जन के बारे में बहुत कुछ नीतियां हैं, तो विश्वविद्यालय पे कमेटी बनाता है, कृषि पे कमेटी बनाता है, और उसकी फूट डालो और नीति करो, ये भी पॉलिसी है। तो कर्जन पे भी कुछ क्वेश्चन बनता है। साथ में आप देखेंगे तो कुछ संस्था हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारत संघ, पिछली बार इस पे क्वेश्चन आया है। और मद्रास महाजन सभा, ये सब आप याद कर लीजिएगा। कुछ क्रांतिकारी आंदोलन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभिनव भारत, बीडी सावरकर का है ये 65th में क्वेश्चन पूछा गया इस पे। अनुशीलन समिति, बर्रा डकैती, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो बाद में बदल के HSRA हो जाता है।
ये कैसे होता है आप देख लीजिएगा, 24 में बनता है, फिर 28 में अच्छे सारे हो जाता है काकोरी कांड। और इसके बाद हम देखेंगे कुछ विद्रोह हैं, जैसे कुका आंदोलन, बिरसा आंदोलन, और आप घटना चक्र देखेंगे तो विद्रोह करके एक टॉपिक है, आंदोलन करके, उनसे आपका सारा कवर हो जाएगा। तो मोर और लेस जितने टॉपिक थे हिस्ट्री से जो बीपीएससी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप देखिएगा सारे क्वेश्चन हम जितने टॉपिक कराए हैं लगभग 80 to 90% क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे जा सकते, यही टॉपिक से पूछे जाते हैं। अभिनव भारत से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, अनुशीलन समिति से भी पूछा गया है, बर्रा डकैती से भी पूछा गया है, HSRA पे भी पूछा गया, और काकोरी तो इम्पोर्टेंट है ही, इससे भी हमेशा पूछा गया है। इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक को आप धर्म की तरह, एकदम ड्यूटी की तरह पालन करिए, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। इतने टॉपिक कर लीजिए, आपका हिस्ट्री में लगभग 35 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो 32 से 33 क्वेश्चन आप कर सकते हैं बेहिचक। और आप घटना चक्र पढ़ते हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सारे क्वेश्चन घटना चक्र में आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो मेरा प्रयास था कि वीडियो तो हो गया थोड़ा लंबा, लेकिन हिस्ट्री सब्जेक्ट भी काफ़ी लंबा है। और देखिए बहुत सारे टॉपिक पे हम जिक्र नहीं किए हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कह सकते हैं कि कभी कभी छोटे मोटे टॉपिक से क्वेश्चन आते होंगे। तो हिस्ट्री इतना अगर लंबा सब्जेक्ट है और इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि पूरे हिस्ट्री पे कवर करने की कोशिश करिएगा तो पूरे 2 महीना हिस्ट्री पढ़ते रह जाइएगा, वो कॉस्ट बेनिफिट आपके लिए नहीं होगा। हम जो आपको बताए हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी का फेवरेट एरिया बताए हैं, आप यहाँ पे कर लीजिए। बाकी जो होगा वो 2-4 क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आता है, वो अगर टीचर को ही बैठा दीजिएगा तो भी कहेगा यार इसमें कन्फ्यूजन, वो भी नहीं मार पाएगा। तो सब क्वेश्चन की आप टेंशन छोड़ दीजिए, आप मोर और लेस जो सबको ही बनाता है उसका टेंशन लीजिए और इतना करिए और आप हिस्ट्री में एक बेटर स्कोर करिए। तो इतना ही आज के लेक्चर में, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। थैंक यू।